स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर दून हॉस्पिटल की महिला एनेस्थेटिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अस्पताल में किसी स्टाफ का संक्रमण का यह पहला मामला है। उत्तराखंड में महिला डॉक्टर आईसीयू में तैनात हैं, तो हॉस्पिटल कर्मचारी जो कि इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाई गई और जिसके बाद पूरे अस्पताल में अब हड़कंप की स्थिति है। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, बताएं कि कब पता चला कि ये महिला डॉक्टर ये जो है ये संक्रमित हो गई हैं और इनके संपर्क में और कौन कौन से लोग आए थे? देखिए कंचन, ये अब से कुछ देर पहले ही इनकी कोरोना की रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव आई है, और इसके बाद दून हॉस्पिटल में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि पहले ही दून हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है पहले ही बेहद दबाव में है, क्योंकि वहां पर जो मरीजों की संख्या है वो जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। तो इसके बाद जब ये डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद पूरे अस्पताल को वहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में भर्ती थी, फिलहाल उनको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस केस के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में भी हड़कंप की स्थिति है। जी, धन्यवाद सुनील पूरी जानकारी देने के लिए। तो देहरादून अस्पताल में अब यहां पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। आइसोलेट किया गया है संक्रमित डॉक्टर को, साथ ही उन लोगों की भी पहचान चल रही है जिनके संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये महिला डॉक्टर आई है। इधर ऋषिकेश एम्स से बड़ी खबर, जहां पर एक कोविड-19 के मरीज की मौत हो गई है। मृतक ऋषिकेश के श्यामपुर का रहने वाला था और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यहां पर एक शख्स की मौत हो गई कोरोना से संक्रमित। पहले से बताया जा रहा है ये ऋषिकेश एम्स में मरीज की मौत हुई है। कोविड-19 वार्ड में था जहां इलाज चल रहा था। श्यामपुर का रहने वाला ये शख्स आशीष डुबाल हमारे सहयोगी ऋषिकेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या बीमारी थी इस शख्स को, क्योंकि अमूमन हमें देखने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की जान जा रही है वो पहले से ही किसी न किसी गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित रहते थे। जी बिल्कुल मेनका, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो मरीज था ये भी सेप्टिक से पीड़ित था और इसके शरीर में पूरा सेप्टिक फैल चुका था, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मामला थोड़ा सा और बिगड़ गया, जिसके चलते आज युवक की मौत होगी। और ये जो आशीष, क्या संक्रमण हॉस्पिटल में आने के बाद संक्रमित हुआ या पहले से संक्रमित था? मेनका, जो बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये पहले से संक्रमित था और उसके बाद इसको दोनों चीजों के लिए भर्ती किया गया था। साथ में इसको करंट लगा था, करंट लगने के कारण शरीर में जो सेप्टिक फैल गया था, क्योंकि हाथ में कट लग गया था, उसके बाद इसका सेप्टिक का इलाज भी चल रहा था। अभी एम्स प्रशासन इस पूरे मामले की जानकारी और तह तक जाने की कोशिश कर रहा है कि मौत का कारण क्या रहा है। जी आशीष, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं रुड़की की, जहां पर मंगलौर कोतवाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र के बीच मारपीट हो गई और इस दौरान फायरिंग भी चली है, जिसमें दोनों लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों को ही हिरासत में लिया। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलौर के हरचंदपुर का ये बताया जा रहा है। पिता और पुत्र हैं ये, आपस में और मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों को देखिए जरा, यहाँ पर पिता पुत्र आपस में उलझे पड़े हैं और जो लोग वहां मौजूद हैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आर्म्स एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और बताया ये जा रहा है कि इस दौरान गोलीबारी चली है, जिसमें दोनों घायल भी हुए हैं। तो जमीन के विवाद को लेकर जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इनके विवाद को लेकर ये बवाल, एक दूसरे पर जानलेवा हमला। यहाँ एक शख्स है जिसे दो लोगों ने पकड़ रखा है। मनोज जुयाल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, ये वीडियो है जिसमें एक रेड कलर की शर्ट में एक बंदा दिख रहा है जिसे दो लोगों ने पकड़ रखा है, ये कौन है और इस वक्त इस वारदात को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जो कि काफी उसमें चल रहा है, क्योंकि विवाद जो जमीनी विवाद का है, बाप और बेटे का, ये वीडियो बताया जा रहा है, वायरल हो रहा है। जिस तरीके से आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जो
जो व्यक्ति का पिता है उसके हाथ में 2 तमंचे हैं और इन दोनों पहले मारपीट हुई, फायरिंग की भी यहाँ पे सूचना हुई। फिलहाल यहाँ पे जो पुलिस का जो कहना है कि जो दोनों पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि जिस तरीके से लगातार जमीनी विवाद जो देहात क्षेत्रों में चल रहे हैं, इधर दोनों घायल हुए हैं, ये भी खबर है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका बेटा है जिससे घायल है, मारपीट में उसका बेटा घायल हुआ है और उसका फिलहाल उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों एकदम सुरक्षित हैं। फिलहाल इतना जी मनोज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस के मुताबिक दोनों घायल हैं, जख्मी जरूर हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है दोनों के खिलाफ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इससे नेता भी अछूते नहीं हैं। पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी है और उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, कल सतपाल महाराज की पत्नी अमृता राव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आज सुबह ऋषिकेश एम्स में आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया। सतपाल महाराज का भी सैंपल लिया गया है जांच के लिए। बताया ये जा रहा है कि अगर सतपाल महाराज भी कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना पड़ सकता है। आपको बता दें, सतपाल महाराज शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हालांकि कैबिनेट मीटिंग में कई मंत्री शामिल नहीं हुए थे। वहीं सीएमओ बीसी रमोला का कहना है कि मंत्री का पूरा परिवार जागरूक है और जांच में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि सतपाल महाराज का सैंपल ले लिया गया है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने देखिए खुद ही जांच कराई थी, बहुत ही जागरूक हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनको हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में वहाँ जो डॉक्टरों की देख रेख में वहाँ भेज दिया है। और उसके अलावा जो भी संपर्क में आए थे उनको हम चिन्हित करके खुद ही वो लोग इतने जागरूक हैं कि अपनी जांच करवा रहे हैं और जांच के परिणामों के बाद जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, उसके अनुरूप से कार्य करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मंत्री और उनकी पत्नी के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। इसी के साथ सुबह से ही मंत्री के आवास के बाहर सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। मंत्री आवास के बाहर का हाल हमारे सहयोगी भारती सकलानी बता रही हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके आवास पर यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है। मंत्री की पत्नी को जहां ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवा दिया गया है, वहीं उनके घर पर अब पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। सैनिटाइजेशन का काम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर चल रहा है। सुबह से ही यहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर सैंपल कलेक्ट कर रही है। मंत्री और उनकी पत्नी के संपर्क में जो लोग भी आए थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहां पर की जा रही है। सीएमओ बीसी रमोला ये बात कहते हैं कि लगातार यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में पता चल सके और कहां से उनकी पत्नी संक्रमित हुई है इसके बारे में भी यहां पर पता लगवाया जा रहा है। जो नियम आम आदमी के लिए लागू होता है वही नियम मंत्री के परिवार पर भी लागू होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि काफी जागरूक है उनका परिवार और उन्होंने खुद से ही अपने सैंपल टेस्ट करवाए हैं, जिसके बाद ही ये पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी कोरोना की आई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। और कोरोना महामारी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड आयुष विभाग ने आयुष रक्षा किट नाम से एक किट निकाला है। आयुष विभाग का दावा है कि इस रक्षा किट से इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इस रक्षा किट में आयुष रक्षा काढ़ा, अश्वगंधा वटी, शंशमणि वटी नाम से 3 आयुर्वेदिक औषधि हैं। आयुष विभाग ने ये रक्षा किट कोरोना महामारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाई है। इसमें विशेष करके जो प्रथम पंक्ति में जो लोग इस महामारी में काम कर रहे हैं, जो भी इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो संक्रमित हो सकते हैं, उनकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इस तरह हम एक 7 जड़ी बूटियों का एक किट बनाया है।
इधर टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जिले में अभी तक 74 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और उनके कांटेक्ट हिस्ट्री में 700 से ज्यादा लोग शामिल हैं। वहीं गांव में 50 लोग और चिन्हित किए गए हैं जिनके सैंपल लेकर भेजे जा रहे हैं। अप्लाई किया था पर ऑनलाइन से भी कुछ हो नहीं रहा था यहाँ से कि बसें आएगी कुछ आएगा कुछ जब यहीं पे देख लो तो आपने उससे कोई मतलब चेकअप नहीं हो रहा है हमारा, जैसे यूपी वगैरह गवर्नमेंट क्या कर रही है जैसे ये है। अभी तक हम लोग 50 के आसपास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो हमें गांव में मिले हैं, जो गांव के स्कूल में चले गए थे या होम क्वारंटाइन में चले गए थे। हम लोगों ने उनको उठा करके होटल्स में, इंस्टीट्यूशन में क्वारंटीन कर दिया है। सभी एसटीएम्स उनको गांव से उठा करके ले आए हैं, उनके भी हम लोग सैंपल भेज रहे हैं और अगर उनके सैंपल पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर हम गाँव। इधर उत्तरकाशी जिले में कोविड-19 कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने जिले में कोरोना की जांच के लिए सीबी नेट मशीन लगाने का फैसला लिया है। जल्द ही जिला हॉस्पिटल में सीबी नेट मशीन लगाई जाएगी जिससे जिले में कोरोना की टेस्टिंग वक्त पर हो सकेगी। अब तक जिले में 200 से भी ज्यादा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। आपको बता दें, सीबी नेट मशीन में टीबी की जांच होती है लेकिन इसमें कोरोना की जांच भी अब की जाएगी। अमित नेगी जी ने, ये हम पूरे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने जो है हमें सीबी नेट करके एक मशीन जो है देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि एक पिथौरागढ़, एक उधम सिंह नगर और एक उत्तरकाशी जिले के लिए रखी हुई है। अब वो सीबी नेट मशीन को यूज करने की तरीका उसके जो इंजीनियर और उसको लगाने का वो पूरी प्रक्रिया देंगे। इधर काशीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप है, जिसके बाद एक युवक की तहरीर पर काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी फेसबुक पे। इस पे वादी परमिंदर सिंह की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, धारा 153 को, धारा 295 को आईपीसी के तहत। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक व्यक्ति के द्वारा मोदी जी के खिलाफ एक फेसबुक पे पोस्ट डाली गई, उसके ऊपर मैंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन उसको सिख समाज के खिलाफ मैंने कुछ बोला है, इसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है। देहरादून के डोईवाला से खबर, जहां पर आज एक दुर्घटना हुई है। एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। एक शख्स इस दुर्घटना में घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा मणिमाई मंदिर और लच्छीवाला के बीच हुई है। एम्बुलेंस देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स इस हादसे में घायल हुआ। देहरादून के सभी थाने और चौकियां लावारिस वाहनों के चलते कबाड़ खाने में तब्दील होती दिख रही हैं। आलम यह है कि अब इन वाहनों को रखने के लिए जगह की कमी पड़ गई है, जिसके बाद वाहनों को पुलिस द्वारा गलियों और सड़कों में रखा जा रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या को लेकर डीआईजी ने वाहनों की नीलामी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वाहनों की नीलामी मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नीलामी टल गई है, जिसके बाद अब प्रशासन ने वाहनों को नीलाम करने का फैसला एक बार फिर लिया। देहरादून में लावारिस गाड़ियों में करीब 18,000 ऐसे वाहन हैं जिनकी नीलामी होनी है। पुलिस अब नीलाम होने वाले वाहनों की सूची आरटीओ को सौंपने की तैयारी में है। देखिए, जो भी माल पेंडिंग है, जो भी इस तरह के चाहे गाड़ियां हैं या अन्य जो केस प्रॉपर्टीज़ हैं जो थाने में रहती हैं, उनके निस्तारण के लिए समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। बीच में लॉकडाउन की वजह से जरूर इसमें कुछ समय के लिए इसको रोका गया था, और क्योंकि पुलिस के पास तमाम और काम जो है वो आ गए थे। अब दोबारा से इन पर फोकस किया जा रहा है और इसमें जो भी जहाँ पर भी लगता है कि कोई इस तरह की गाड़ियाँ या कुछ व्हीकल्स हैं या केस प्रॉपर्टीज हैं जिनका निस्तारण किया जा सकता है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी जरूर की जाएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। गर्मी और गर्मी के बाद मानसून। उत्तराखंड में ये सीजन कई आफत को लेकर के आता है। मानसून सीजन में होने वाले भूस्खलन को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन जगहों पर है जहां पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के कारण लैंडस्लाइड का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने एनएच के अधिकारियों से ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन से संभावित खतरों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर अपने सभी डंपिंग जोन का सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीएम वंदना सिंह का कहना है कि एनएच को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी ऐसी जगह पर मलबा ना डंप किया जाए जहां पर बरसात में लोगों को खतरा बन सकता है। निर्देश दिए गए हैं कि जो स्लाइडिंग जोन बन गए हैं या जहां पे डंप करके मलबा डाला गया है उसका निरीक्षण भी सभी अधिकारी करेंगे और उसमें एक प्रमाण पत्र उनका रिपोर्ट आएगा कि हमारा कोई भी मलबा ऐसे स्थान पर नहीं डाला जा रहा है जिससे जनता को मानसून सीजन में किसी भी प्रकार की आपदा के कारण क्षति होने की संभावना है। कोटद्वार के गाड़ीघाट इलाके में मौजूद राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्टेडियम के अधिकारी ने प्रशासन से नदी में चल रहे खनन कार्य को स्टेडियम से दूर किए जाने की मांग की है। दरअसल इन दिनों खोह नदी में चैनलाइजेशन का काम चल रहा है, जिसमें खननकारियों की ओर से नदी के किनारे मौजूद स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुरक्षा दीवार खोद दी गई है। अधिकारी ने चिंता जताई है कि हल्की बरसात आने पर स्टेडियम का ग्राउंड नदी में समा जाएगा। समय हमारे स्टेडियम के लिए जो खतरा बन गया है, जो ये खनन हो रहा है, जो हमारा हॉकी ग्राउंड है उसकी रेंज में आ रहा है, इस पर कुछ संज्ञान लिया? इस पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैंने एक रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कह पाऊंगा। इधर ऋषिकेश के डोईवाला विधानसभा के मारखम ग्रांट की जनता की नई वर्षों की परेशानी दूर होने जा रही है। सुसुआ नदी पर सत्तीवाला से बुल्लावाला में 150 मीटर लंबा पुल और खेरी से झबरवाला में 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। पुल निर्माण के बाद कई गांवों की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि पुल के ना होने से बरसात में कई गांवों का संपर्क सड़क से कट जाता है और ग्रामीणों को कई किलोमीटर का रास्ता ज्यादा तय करना पड़ता है। ये क्षेत्र के लोगों की काफी लंबे समय से मांग रही है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इस कार्य के लिए हुई है कि ये दोनों पुल अतिशीघ्र बनाए जाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं उधम सिंह नगर से। यह खबर जहां पर कई क्षेत्रों में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक खटीमा में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस बारिश का लाभ किसानों को मिल सकता है। खासकर सीजनल फलों को इसका फायदा होगा। आज जो बरसात हो रही है इससे जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। एक तो अभी तक लॉकडाउन की मार थी व्यापारी को, ऊपर से 2 दिन से बरसात हो रही है, इसकी मार व्यापारी झेल रहा है। पिथौरागढ़ के काला पानी से लिपुलेख के बीच नाभि ढांग है, जहां पर ओम पर्वत है। कई लोग जानते हैं कि इस पर्वत से शिव की कोई कहानी जुड़ी होगी और इसीलिए इसे ओम पर्वत कहा जाता है, लेकिन रहस्य कुछ और है। देखिए ये रिपोर्ट। गूंजी के बाद से ही मौसम काफी ठंडा हो जाता है। आगे जैसे जैसे आप नाभि ढांग की ओर बढ़ते हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड लगने लगती है। हम लोग पहाड़ों के किनारे से होते हुए नाभि ढांग पहुँचे। अद्भुत नाभि ढांग धारचूला की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा स्थान है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ओम पर्वत की वजह से ये काफी मशहूर है। ये कैलाश मानसरोवर से पहले का पड़ाव है। जब हम नाभि ढांग में दाखिल हुए तो सामने ओम पर्वत दिखाई दे रहा था। पहले तो लगा कि ये बर्फ से बनी आकृति होगी, लेकिन जब हमारे कैमरा पर्सन ने क्लोज तस्वीरें ली तो हम हैरान रह गए, क्योंकि इस पर्वत के शिखर की बनावट ही ओम जैसी थी। अभी हम लोग मौजूद हैं 16,000 फीट की ऊंचाई में नाभि ढांग के करीब, ओम पर्वत के करीब अब हम लोग हैं और नेटवर्क 18 देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो ओम पर्वत के करीब पहुंचा हुआ है। ओम पर्वत की साक्षात आकृति आप यहां पर देख सकते हैं। ओम पर्वत साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग इसे ईश्वर का चमत्कार कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इसके दर्शन से पुण्य मिलता है।
माना जाता है कि भगवान शिव का परिवार यहाँ भी निवास करता है। तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमा पर ओम पर्वत है। यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बनी ओम की 8 आकृतियाँ हैं। ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जब ओम पर्वत पर बर्फ गिरती है तो ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। नाभिढांग के ओम पर्वत से न्यूज 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गूंजी के बाद से ही मौसम। द कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों की अद्भुत दुनिया है। यहाँ इसे देखने हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सैलानियों की संख्या इस बार नहीं है, आवाजाही बिल्कुल नहीं है। वन्य जीव शांत वातावरण में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ माना जाता है। 1288 किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व में 250 बाघ हैं। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ प्रति 5 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। वहीं इन बाघों को देखने देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कॉर्बेट में इन दिनों मानव दखल बिल्कुल नहीं है। कॉर्बेट में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, 4 प्रजाति के हिरणों के साथ ही करीब 600 प्रजाति के पक्षी भी हैं। जब से कोविड-19 की वजह से पार्क में पर्यटन बंद है, वन्यजीव निर्बाध घूम रहे हैं। उसके जो दूसरा हमने पहलू देखा, जो वन्यजीवों के साथ साथ पक्षियों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। डिस्टर्बेंस कम हुआ है। जो हमारे बाहर पेरिफेरी के जानवर थे उनको नेचुरली डिस्टर्बेंस कम हुआ है, तो उनको बहुत फायदा हुआ। वहीं पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने के कारण अब वन्यजीव बिना किसी डिस्टर्बेंस के कॉरिडोर का सुगमता से प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारे कॉरिडोर्स एरिया हैं वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट कम हो जाने के कारण बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं। लॉकडाउन ने भले ही इंसान के लिए कई मुश्किलें खड़ी की हों, लेकिन वन्य जीवों को इससे बड़ी राहत मिली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क मिड मार्च से कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। मार्च से लेके जून तक के महीने में यहाँ प्रतिमाह 50,000 पर्यटक आते थे, लेकिन इन दिनों में पर्यटकों के नहीं आने से इसका पूरा लाभ प्रकृति को दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही वन्यजीव इसका पूरा मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो वन्यजीव इन दिनों में देखने में आता था कि झाड़ियों के अंदर छिपे रहते थे, वो इस बीच में खुले में आकर के और साथ में सड़कों पर भी वो विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें न्यूज 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए अच्छी खबर। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम 4:27 पर भी देख सकेंगे। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, वहीं मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में दिखाएंगे। तो उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो आप शाम 4:30 बजे देखना ना भूलें न्यूज 18 का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव।